हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी के चैनल में आपका स्वागत है। हम पिछले वीडियो में एसएसटी यूनिट 6 में पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ रहे थे, जिसमें हमने भूकंप को कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद रीड एसएसटी यूनिट 6 का अंतिम टॉपिक है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी का अर्थ, शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ज्वाला का अर्थ होता है आग और मुख का अर्थ होता है मुंह। तो जिसके मुख से आग निकलती है वो क्या कहलाएगा? ज्वालामुखी कहलाएगा। इसका अभिप्राय क्या होता है कि पृथ्वी का कोई ऐसा छेद या दरार स्थान जहां से गैसें, चट्टानी टुकड़े और तप्त तरल पदार्थ बाहर निकलते हो क्या कहलाएगा? ज्वालामुखी कहलाएगा। इसके अंतर्गत अपन पढ़ेंगे ज्वालामुखी के प्रकार, विभिन्न प्रकार के ज्वालामुखी और विभिन्न जगहों पर जो ज्वालामुखी हैं, सबसे ज्यादा ज्वालामुखी कहाँ पर उत्पन्न होते हैं, सबसे कम कहाँ पर उत्पन्न होते हैं, इसके प्रकार क्या क्या हैं वो अपन इसके अंतर्गत पढ़ेंगे और इसकी शब्दावलियां भी पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फिर अगला शब्द आता है ज्वालामुखी क्रिया। इसके अंतर्गत इसको क्या कहा जाता है? ज्वालामुखी क्रिया को वोल्केनिज्म कहा जाता है। और इस वोल्केनिज्म या ज्वालामुखी क्रिया का शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? वारचेस्टर द्वारा किया गया था। आपसे पूछ लिया जाए कि ज्वालामुखी क्रिया अर्थात वोल्केनिज्म शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो वारचेस्टर ने वोल्केनिज्म अर्थात ज्वालामुखी क्रिया शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ज्वालामुखी क्रिया होती क्या है? वोल्केनिज्म क्या होता है कि धरती के नीचे ज्वालामुखी की उत्पत्ति से लेकर धरातल के ऊपर की समस्त घटनाओं को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? ज्वालामुखी क्रिया कहा जाता है। धरती के नीचे जो है ज्वालामुखी की उत्पत्ति होती है और धरती के ऊपर की समस्त घटनाएं जो होती हैं, इन दोनों को मिलाकर सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? ज्वालामुखी क्रिया कहा जाता है। और ज्वालामुखी की उत्पत्ति कौन सी परत में होती है? याद रखिएगा, ज्वालामुखी की उत्पत्ति जो होती है वो मेंटल परत जो होती है, इसमें दुर्बलता मंडल में एस्थिनोस्फीयर से होती है। याद रखना, इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट है कि ज्वालामुखी की उत्पत्ति मेंटल परत में दुर्बलता मंडल में एस्थिनोस्फीयर से होती है। अब आप देखिए ज्वालामुखी से क्या क्या निकलते हैं, कौन से पदार्थ निकलते हैं? ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थों में सबसे पहले इंपॉर्टेंट है गैसें। सर्वप्रथम गैसें जो होती हैं वो ज्वालामुखी से धरातल को तोड़कर बाहर निकलती हैं। और इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना कि ज्वालामुखी से निकलने वाली गैसों में 90% तक जलवाष्प की मात्रा होती है। याद रखिएगा कि ज्वालामुखी से निकलने वाली गैसों में 90% तक जलवाष्प की मात्रा होती है और अन्य गैसों में CO2 और सल्फर के यौगिक होते हैं। दूसरा निकलने वाला पदार्थ है ज्वालामुखी से ठोस पदार्थ। इसके अंतर्गत आप देखिए क्या क्या निकलते हैं। स्कोरिया। स्कोरिया क्या होता है? चने के आकार के ठोस चट्टानी टुकड़े जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? स्कोरिया कहलाते हैं। आपसे पूछ लिया जाए ज्वालामुखी के अंतर्गत निकलने वाले पदार्थ में स्कोरिया क्या है, तो चने के आकार के ठोस चट्टानी टुकड़े क्या हैं? स्कोरिया कहलाते हैं। फिर आते हैं लेपिली। लेपिली क्या होता है? मटर के दाने या कांच की गोली या अखरोट के आकार के दाने क्या कहलाते हैं? लेपिली कहलाते हैं। चने के आकार के ठोस चट्टानी टुकड़े तो स्कोरिया कहलाते हैं। मटर के दाने या कांच की गोली या अखरोट के आकार के दाने क्या कहलाते हैं? लेपिली कहलाते हैं। फिर आता है बम। ठोस पदार्थ के अंतर्गत आता है बम। बम क्या होता है? त्रिकोणाकार, 3 आकार के बड़े बड़े चट्टानी टुकड़े, त्रिकोणाकार चट्टानी टुकड़े क्या कहलाते हैं? बम कहलाते हैं। फिर आता है ब्रेसिया। ब्रेसिया क्या है? मिश्रित आकार के, मिले जुले आकार के चने के, मटर के, त्रिकोणाकार, तीनों मिश्रित रूप क्या कहलाता है? चट्टानी टुकड़े। मिश्रित आकार के चट्टानी टुकड़े क्या कहलाते हैं? ब्रेसिया कहलाता है। अब आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट, टफ और ट्रेफा। टफ और टेफ्रा। ज्वालामुखी धूल और राख के जमाव को टफ कहते हैं। याद रखना, ज्वालामुखी की जो धूल है और राख जो होती है उसके जलने के बाद उसके जमाव को क्या कहा जाता है? टफ कहा जाता है। लेकिन जब धूल और राख का जमाव जल के साथ हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? टेफ्रा कहा जाता है। जब जो उसकी ज्वालामुखी की धूल और राख जो होती हैं, जब वो जल के साथ जम जाती हैं तो उसे क्या कहा जाता है? टेफ्रा कहा जाता है। तो याद रखना, ज्वालामुखी धूल और राख के जमाव को तो कहते हैं टफ, और ये धूल और राख जब जल के साथ जम जाती है तो इसे क्या कहा जाता है? टेफ्रा कहा जाता है। और ज्वालामुखी से निकलने वाली गैसों में जलवाष्प की मात्रा कितनी होती है? आपको अभी बताया था कितनी होती है? 90% तक होती हैं। फिर इसके बाद आता है तरल पदार्थ। क्या क्या है? धरातल की जो ऊपरी सतह से नीचे तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? मैग्मा कहते हैं। और धरातल के ऊपर आने पर इसे क्या कहते हैं? लावा कहते हैं। ध्यान रखना, धरातल की ऊपरी सतह से नीचे तरल पदार्थ जो होता है उसको क्या कहते हैं? मैग्मा कहते हैं। और धरातल के ऊपर जो आता है पदार्थ उसे क्या कहते हैं? लावा कहा जाता है। और इस लावे के कितने प्रकार होते हैं? याद रखिएगा, लावे के 2 प्रकार होते हैं, अम्लीय लावा और क्षारीय लावा। अम्लीय लावा में सिलिका की मात्रा कितनी होती है? 65% से अधिक होती है अम्लीय लावा में सिलिका की मात्रा। याद रखना, सिलिका की मात्रा अम्लीय लावा में तो सिलिका की मात्रा 65% से अधिक होती है, जबकि क्षारीय लावा में सिलिका की मात्रा
65% से कम होती हैं। अम्लीय लावा गाढ़ा होता है और पीले रंग का होता है, जबकि क्षारीय लावा पतला लावा होता है और हल्के पीले रंग का होता है। फिर इसके बाद आता है ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण जो है, जैसे माउंट फ्यूजियामा जापान में, इसके किसके किसके द्वारा हुआ है, ये अम्लीय लावा से निर्मित हुआ है। ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण माउंट फ्यूजियामा, ये कहाँ किससे निर्मित हुआ है, अम्लीय लावा से निर्मित हुआ है। और दक्कन का पठार और कोलंबिया का पठार जो है यूएसए का, ये क्षारीय लावा से निर्मित हुआ है। और इसमें बेसाल्ट चट्टानें होती हैं क्षारीय लावा में, जबकि अम्लीय लावा में कौन सी चट्टानें होती हैं, ग्रेनाइट चट्टान होती हैं। याद रखिएगा, माउंट फ्यूजियामा जापान जो है किससे निर्मित हुआ है, अम्लीय लावा से। और दक्कन का पठार जो है भारत में, और कोलंबिया का पठार जो है यूएसए में, ये क्षारीय लावा से निर्मित हुआ है। अम्लीय लावे में ग्रेनाइट चट्टान होती हैं और क्षारीय लावे में बेसाल्ट चट्टानें होती हैं। अब अपन देखते हैं ज्वालामुखी के प्रकार कौन कौन से होते हैं। पहला आता है उद्गार के आधार पर। केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी कौन कौन से हैं, लेक्रायस ने तीव्रता के आधार पर उद्गार वाले ज्वालामुखी को 4 भागों में बांटा है, जो आरोही क्रम में इस प्रकार है, जैसे हवाई तुल्य या हवाईयन ज्वालामुखी, जिनकी तीव्रता सबसे कम होती है। सबसे कम तीव्रता वाले होते हैं हवाई तुल्य ज्वालामुखी। फिर इसके बाद आता है आरोही, मतलब सबसे कम, सबसे नीचे वाले से पहले वाले के क्रम में। तो हवाई तुल्य ज्वालामुखी जो है, इसकी तीव्रता सबसे कम होती है। किसने बांटा है इनको 4 भागों में, उद्गार वाले ज्वालामुखी को तीव्रता के आधार पर लेक्रायस ने बांटा है। तो आरोही क्रम में के अनुसार इनका क्रम क्या होगा, सबसे कम तीव्रता के अकॉर्डिंग सबसे लास्ट में आएगा हवाई तुल्य, जिसकी तीव्रता सबसे कम होती है। फिर इसके बाद आएगा स्ट्रोम्बोली तुल्य, इटली के लिपारी द्वीप पर स्थित है। स्ट्रोम्बोली तुल्य ज्वालामुखी, जिसे क्या कहा जाता है, लाइट हाउस कहा जाता है। और भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ या चिमनी भी स्ट्रोम्बोली या तुल्य ज्वालामुखी को कहते हैं। फिर आता है वल्केनो तुल्य ज्वालामुखी, ये भी इटली में स्थित है। इसमें फूल गोभी की तरह का लावा उद्गारित होता रहता है। ये ज्वालामुखी किसकी तरह चमकता है, फूल गोभी जो होती है इसकी तरह इसमें से लावा निकलता रहता है। फिर आता है पीलियन तुल्य ज्वालामुखी। पीलियन तुल्य ज्वालामुखी जो है, ये कहाँ पर स्थित है, पश्चिमी द्वीप समूह में मार्टिनिक द्वीप पर, कैरिबियन द्वीप पर ये पीलियन तुल्य ज्वालामुखी स्थित है। और इसके अंतर्गत आने वाले ज्वालामुखी कौन कौन से हैं, क्राकाटुआ जो कि इंडोनेशिया में है, माउंट फ्यूजियामा जो कि जापान में है, और विसुवियस ज्वालामुखी जो इटली में है। तो ये 4 प्रकार के ज्वालामुखी हैं। तीव्रता के आधार पर सबसे ज्यादा तीव्रता किसमें होती है, पीलियन तुल्य ज्वालामुखी में, फिर होती है वल्केनो में, फिर होती है स्ट्रोम्बोली में, जिसे क्या कहते हैं, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ या चिमनी भी कहा जाता है, लाइट हाउस कहते हैं स्ट्रोम्बोली को, जो इटली के लिपारी द्वीप पर स्थित है। और सबसे कम तीव्रता का कौन सा है, हवाई तुल्य हवाईयन ज्वालामुखी, जिसकी तीव्रता सबसे कम होती है। और इसको 4 भागों में किसने बांटा है, तीव्रता के आधार पर लेक्रायस ने बांटा है। फिर आता है दूसरा दरारीय उद्गार वाले ज्वालामुखी, जिसमें दरार होती है। इसके अंतर्गत क्या होता है, ज्वालामुखी पठार का निर्माण होता है दरारीय उद्गार वाले ज्वालामुखी के द्वारा। ज्वालामुखी पठार का निर्माण होता है दरार वाले उद्गार वाले ज्वालामुखी के द्वारा। फिर आता है अवधि के आधार पर ज्वालामुखी के प्रकार। सबसे पहले आता है सक्रिय ज्वालामुखी, अवधि के आधार में है सबसे पहला सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी का मतलब होता है एक्टिव। ऐसे ज्वालामुखी जिनसे लगातार लावा निकलता रहता है वो क्या कहलाते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी कहलाते हैं। जैसे इनमें है कोटोपेक्सी ज्वालामुखी, जो कि कहाँ पर स्थित है, इक्वेडोर में स्थित है। कोटोपेक्सी का जो ज्वालामुखी है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कोटोपेक्सी का ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है, इक्वेडोर में। एक प्रकार का सक्रिय ज्वालामुखी है जिससे हमेशा लावा निकलता रहता है। ये विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है, याद रखिएगा। कोटोपेक्सी का जो ज्वालामुखी है ये विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। और कितने फीट ऊंचाई पर स्थित है, 19,613 फीट की ऊंचाई पर ये कोटोपेक्सी का ज्वालामुखी स्थित है इक्वेडोर में, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। और 19,613 फीट की ऊंचाई पर ये स्थित है। दूसरा इस सक्रिय ज्वालामुखी में बेरन ज्वालामुखी, जो कहाँ पर स्थित है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है ये बेरन ज्वालामुखी। फिर आता है सक्रिय ज्वालामुखी में तीसरा इरेबस ज्वालामुखी, ये कहाँ पर है, अंटार्कटिका में इरेबस ज्वालामुखी। फिर आता है स्ट्रोम्बोली, ये कहाँ पर स्थित है, इटली में, इसे भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहते हैं। फिर आता है एजा, ये भी इटली में स्थित है, ये विश्व का सबसे पुराना ज्वालामुखी, याद रखिएगा। विश्व का सबसे पुराना ज्वालामुखी कौन सा है, एजा, कहाँ पर है, इटली में। स्ट्रोम्बोली आपको बता ही दिया, भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहते हैं इसको। फिर इसके बाद आता है माउंट मेयान, ये कहाँ पर है, फिलीपींस में। तो ये तो हो गए सक्रियता के आधार पर जो अभी सक्रिय हैं ज्वालामुखी, जिनसे लावा उद्गारित होता रहता है। दूसरा प्रकार है सुषुप्त ज्वालामुखी, ऐसे ज्वालामुखी जो समय समय पर उद्गारित होते रहते हैं, मतलब अभी तो वो शांत है लेकिन थोड़े समय बाद वो उनसे लावा निकलता रहता है थोड़े थोड़े अंतराल के बाद। तो ऐसे ज्वालामुखी जो समय समय पर अनिश्चित अंतराल के साथ उद्गारित होते रहते हैं और ये सर्वाधिक विनाशकारी ज्वालामुखी होते हैं।
सुषुप्त ज्वालामुखी जो है सर्वाधिक विनाशकारी ज्वालामुखी होते हैं। जैसे विसुवियस ज्वालामुखी जो है ये सुषुप्त ज्वालामुखी है, इटली में है विसुवियस। फिर आता है माउंट फ्यूजियामा जापान में, क्राकाटोआ इंडोनेशिया में, और हिबक ये कहाँ पर है, फिलीपींस में। तो ये 4 ज्वालामुखी याद रखना सुषुप्त ज्वालामुखी है, और सुषुप्त ज्वालामुखी से सर्वाधिक विनाश होता है। फिर आता है निष्क्रिय ज्वालामुखी या मृत ज्वालामुखी। ऐसे ज्वालामुखी जिनमें भविष्य में उनके फूटने या उद्गारित होने की कोई संभावना नहीं है, वो क्या कहलाते हैं, निष्क्रिय या मृत ज्वालामुखी कहलाते हैं। और निष्क्रिय ज्वालामुखियों में कौन कौन से हैं, माउंट एंकाकागुआ, ये विश्व का सबसे ऊंचा मृत ज्वालामुखी है, याद रखिएगा। दक्षिण अमेरिका में है, अर्जेंटीना में स्थित है ये माउंट एंकाकागुआ। ये दक्षिणी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है, आपको बताया था उसमें महाद्वीपों में माउंट एंकाकागुआ जो है दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है, और ये विश्व का सबसे ऊंचा मृत ज्वालामुखी है। कोटोपेक्सी इक्वेडोर विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है, याद रखिएगा। और विश्व का सबसे ऊंचा मृत ज्वालामुखी कौन सा है, माउंट एंकाकागुआ, जो कि दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। फिर आता है देमवंद और कोहे सुल्तान, इनका यह नाम याद रखना, कहाँ पर स्थित है ये, देमवंद और कोहे सुल्तान ईरान में है। फिर आएगा माउंट पोपा, ये कहाँ पर स्थित है, माउंट पोपा म्यांमार में। फिर है नारकोंडम भारत में, और किलीमंजारो अफ्रीका में, ये अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है किलीमंजारो, ध्यान रखिएगा, तंजानिया में स्थित है। तो निष्क्रिय ज्वालामुखी में याद रखिएगा माउंट एंकाकागुआ विश्व का सबसे ऊंचा मृत ज्वालामुखी, देमवंद और कोहे सुल्तान ईरान में, माउंट पोपा म्यांमार में, नारकोंडम भारत में, और किलीमंजारो अफ्रीका में। अब आप देखिए ज्वालामुखी के द्वारा जो स्थलाकृतियां का निर्माण किया जाता है वो कौन कौन सी होती हैं। ज्वालामुखी निर्मित स्थलाकृतियों में पहली आती है अंतर्भेदी या आंतरिक स्थलाकृतियां, और दूसरी आती हैं बहिर्वेदी या बाह्य स्थलाकृतियां। अंतर्वेदी जो आंतरिक स्थलाकृतियां होती हैं इनसे मैग्मा निर्मित होती हैं ये, और दूसरी जो बाह्य स्थलाकृतियां होती हैं ये लावा निर्मित और चट्टानी टुकड़े इनमें पाए जाते हैं। अब आप देखिए कौन कौन सी होती हैं ये। सबसे पहले होती हैं बेथोलित। बेथोलित क्या होती हैं, मैग्मा निर्मित होती हैं, ये आंतरिक होती हैं। मैग्मा निर्मित धरातल के नीचे सबसे गहराई में बनने वाली गुंबदनुमा आकृति होती है, जिसे क्या कहते हैं, बेथोलित कहा जाता है, जिसका आधार कभी भी नजर नहीं आता है। गुंबद के आकार की होती है ये बेथोलित, या आप इसमें देख सकते हैं बेथोलित जो है ये गुंबद के आकार की होती है, ये रही बेथोलित, और इसका आधार कभी भी नजर नहीं आता है। तो बेथोलित क्या है, मैग्मा निर्मित है, धरातल के नीचे सबसे गहराई में बनने वाली आंतरिक है ये गुंबदनुमा आकृति, जिसे बेथोलित कहा जाता है, जिसका आधार कभी भी नजर नहीं आता है। दूसरी होती है लेकोलित, ये भी मैग्मा निर्मित होती है, धरातल के पास अवसादी चट्टानों में गुंबदनुमा जमाव से बनने वाली आकृति, और ये अवसादी चट्टानों से निर्मित होती है लेकोलित। इसमें आप देख सकते हैं लेकोलित, ये रही लेकोलित। लेकोलित जो है ये अवसादी चट्टानों से निर्मित होती हैं। फिर इसके बाद आता है फेकोलित। फेकोलित क्या होती हैं, जब मैग्मा का जमाव जो है चट्टानों में तरंगनुमा या लहरनुमा या अवनति या अभिनति के रूप में हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, फेकोलित कहा जाता है। मैग्मा का जमाव जो है चट्टानों में तरंगनुमा या लहरनुमा आकृति में हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, फेकोलित कहा जाता है। ये देखिए तरंगनुमा हो जाता है फेकोलित का आकार, तब इसे क्या कहते हैं, फेकोलित कहते हैं। फिर इसके बाद आता है लोपोलित या लेपोलित, जब मैग्मा का जमाव तस्तरी नुमा या प्लेट के आकार का या बेसिन नुमा हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, लेपोलित कहा जाता है। फेकोलित का आकार तो तरंग नुमा होता है, लेपोलित का आकार तस्तरी नुमा या प्लेट नुमा बेसिन नुमा होता है तो उसे क्या कहा जाता है, लेपोलित कहा जाता है। इसमें आप देख सकते हो ये लेपोलित जो है ये तस्तरी नुमा या प्लेट के आकार का है तो इसे क्या कहा जाता है, लेपोलित कहा जाता है। और लेकोलित का निर्माण किससे होता है, अवसादी चट्टानों से होता है। फिर इसके बाद आता है सील, जब मैग्मा का क्षैतिज जमाव या समानांतर जमाव या आड़ा जमाव हो जाता है हॉरिजेंटल में तो उसे क्या कहते हैं, सील कहते हैं, तथा सील का पतला रूप क्या कहलाता है, शीट कहलाता है। मैग्मा का जमाव किस रूप में होगा, क्षैतिज जमाव हॉरिजेंटल रूप में, समानांतर जमाव या आड़ा जमाव तो उसे क्या कहेंगे, सील कहेंगे, तथा सील का पतला रूप क्या कहलाता है, शीट कहलाता है। फिर इसके बाद आता है डाइक। मैग्मा का जमाव जब लंबवत रूप में होता है 90 डिग्री के एंगल पर, तिरछा होता है वर्टिकल, तो उसे क्या कहते हैं, डाइक कहा जाता है। इसमें आप देख सकते हैं सील के छोटे रूप के क्या कहते हैं, शीट कहा जाता है। और लास्ट में अपन ने क्या पता था, डाइक 90 डिग्री के एंगल पर इसका निर्माण होता है। और सील का निर्माण किससे होता है, हॉरिजेंटल रूप में क्षैतिज या समानांतर जमाव तो इसको क्या कहते हैं, सील कहते हैं। और डाइक का जमाव कितने डिग्री एंगल पर होता है, 90 डिग्री एंगल पर तिरछा होता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, डाइक कहा जाता है। फिर इसके बाद अपन देखते हैं इसकी बहिर्भेदी स्थलाकृतियां कौन कौन सी, ये तो हो गई आंतरिक। अब आती हैं बहिर्भेदी स्थलाकृतियां कौन कौन सी होती हैं, सिंडर कोण या सिंडर शंकु। ज्वालामुखी विस्फोट से चट्टानी टुकड़े
धूल राख कणों का ढेर जो जम जाता है उसको क्या कहते हैं, सिंडर शंकु कहा जाता है। और तरल पदार्थों का योगदान इसमें नहीं होता है सिंडर कोण या सिंडर शंकु में। जब ज्वालामुखी का जो विस्फोट होता है उससे जो चट्टानी टुकड़े धूल राख कण निकलते हैं और उनका जो ढेर जम जाता है उसे क्या कहते हैं, सिंडर शंकु कहा जाता है। और इस सिंडर शंकु में तरल पदार्थों का योगदान नहीं होता है। फिर इसके बाद आता है बहिर्वेदी स्थलाकृतियों में लावा शंकु। लावा द्वारा निर्मित शंकु जो दो प्रकार के होते हैं, पहला तो होता है अम्लीय लावा शंकु और दूसरा होता है क्षारीय लावा शंकु या पेट्रिक लावा शंकु। जो अम्लीय लावा शंकु होता है ये तो उत्तल होता है और क्षारीय लावा शंकु जो होता है अवतल होता है। पहला जैसे अम्लीय लावा शंकु, इसमें उत्तम ढाल होता है तथा पर्वत का निर्माण होता है अम्लीय लावा शंकु में। और क्षारीय लावा शंकु जिसे बेसिक लावा शंकु भी कहते हैं, इसमें पतला लावा होने से पठार का निर्माण होता है। याद रखिएगा, अम्लीय लावा शंकु से तो पर्वत का निर्माण होता है और इसमें ढाल कैसा होता है, उत्तल ढाल होता है। और क्षारीय लावा शंकु में लावा पतला होता है जिससे क्या होता है, पठार का निर्माण होता है। और क्षारीय लावा शंकु का ढाल कैसा होता है, अवतल ढाल होता है। फिर इसके बाद तीसरा आता है परतदार शंकु या मिश्रित शंकु। कंपोजिट शंकु, परतदार शंकु या मिश्रित शंकु। जब लावा का जमाव परत दर परत हो तो उसे मिश्रित शंकु कहते हैं या परतदार शंकु कहा जाता है। लावा का जमाव परत दर परत हो, परत के ऊपर परत हो तो इसे क्या कहा जाएगा, परतदार शंकु या मिश्रित शंकु कहा जाता है। फिर आता है परिपोषित या परपोषित शंकु, पैरासाइट शंकु। जब ज्वालामुखी की मुख्य नली में फटन होने से छोटे छोटे आश्रित शंकुओं का निर्माण होता है जिन्हें क्या कहते हैं, परपोषित शंकु कहा जाता है। जैसे शास्तिना शंकु, शास्तिना ज्वालामुखी का परपोषित शंकु है यूएसए में। शास्ता ज्वालामुखी का परपोषित शंकु कहाँ पर है, यूएसए में। याद रखिएगा, जब ज्वालामुखी की जो मुख्य नली होती है वो जब फट जाती है, उसके फटने से छोटे छोटे शंकु का जो निर्माण होता है उसे क्या कहा जाता है, परिपोषित शंकु कहते हैं, पैरासाइट शंकु कहते हैं। जैसे शास्तिना शंकु जो है इसका उदाहरण है परिपोषित शंकु का। और शास्ता ज्वालामुखी का परिपोषित शंकु कहाँ पर है, यूएसए में। फिर इसके बाद आता है क्रेटर। इंपॉर्टेंट है क्रेटर, याद रखना कि ज्वालामुखी के जब फूटता है तो इसका उद्गार होता है, तो उसके उद्गार से धरातल में जो धसा हुआ भाग होता है जो कीपनुमा आकृति में होता है उसे क्या कहते हैं, क्रेटर कहते हैं। जब ज्वालामुखी उद्गारित होगा तो धरातल का जो धस जाएगा, वहां से जहां से उद्गारित होगा वहां से धरातल क्या होगा, धस जाएगा। वहां पर कौन सी आकृति बन जाएगी, कीपनुमा आकृति बन जाएगी, जिसे क्या कहेंगे, क्रेटर कहेंगे। और क्रेटर जो होता है ज्वालामुखी का मुख होता है, क्योंकि ज्वालामुखी यहीं से उद्गारित होता है जहां से जमीन धस जाती है। और इस जमीन का धसा हुआ भाग जो है कैसा हो जाता है, कीपनुमा आकृति का हो जाता है। और इस कीपनुमा आकृति को क्या कहते हैं, क्रेटर कहते हैं। जैसे यूएसए में शास्ता ज्वालामुखी जो है इसका मुख कैसा है, कीपनुमा मुख है। ये आप देख सकते हैं कीपनुमा मुख हो जाता है। जब ज्वालामुखी के मुंह में पानी भर जाए तो उसे क्या कहते हैं, क्रेटर झील कहते हैं। जब ज्वालामुखी के मुख में जहां से ये उद्गरित हुआ है कीपनुमा आकृति, जब इसमें पानी भर जाता है तो इसे क्या कहा जाता है, क्रेटर झील कहा जाता है। जैसे टोबा झील जो है ये क्रेटर झील का उदाहरण है। सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया में है टोबा झील, किसका उदाहरण है, क्रेटर झील का उदाहरण है। तो ज्वालामुखी के उद्गार से धरातल का जो धसा हुआ भाग होता है जो कि कीपनुमा आकृति का होता है जिसे क्या कहते हैं, क्रेटर कहा जाता है। और क्रेटर क्या होता है, ज्वालामुखी का मुख होता है। फिर आता है कालडेरा। जब क्रेटर का आकार बड़ा हो जाता है तो उसे कालडेरा कहते हैं। कीपनुमा आकृति जब बड़ी हो जाती है तो उसे क्या कहा जाता है, कालडेरा कहा जाता है। और कालडेरा में पुनः क्रेटर बन जाए तो उसे क्या कहते हैं, घोंसलादार कालडेरा कहते हैं। अब आती है ज्वालामुखी द्वारा निर्मित गौण स्थलाकृतियां। गौण स्थलाकृतियों में पहली है उन्नोत्स अर्थात गेसर। गेसर आइसलैंड की भाषा के गेसिर शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ क्या होता है, सविराम गर्म जल का बाहर निकलना, अर्थात लगातार गर्म जल का बाहर निकलना। जब कभी मैग्मा के संपर्क में जल आ जाता है तो जल के आने से जलवाष्प और गर्म जल नियमित अंतराल पर फुहारे के रूप में बाहर निकलते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, उष्णोत्स अर्थात गेसर कहा जाता है। जैसे आइसलैंड का ग्रेस गेसर जो है इसमें नियमित अंतराल पर फुहारे के रूप में पानी बाहर निकलता रहता है। फिर आता है यूएसए का ओल्ड फेथफुल गेजर। ये येलोस्टोन नेशनल पार्क में स्थित है। यूएसए के ओल्ड फेथफुल गेजर कहाँ पर है, यूएसए के येलोस्टोन नेशनल पार्क में, जो नियमित 66 मिनट के अंतराल पर गर्म जल और वाष्प की फुहार छोड़ता है। इसे अनंत की घड़ी भी कहा गया है। किसे, यूएसए का जो ओल्ड फेथफुल गेजर है इसे अनंत की घड़ी भी कहा गया है। और ये कहाँ पर स्थित है, यूएसए के येलोस्टोन नेशनल पार्क में। और यहाँ पर नियमित 66 मिनट के अंतराल में, हर 66 मिनट में यहाँ पर ये ओल्ड फेथफुल गेजर जो है इसमें से गर्म जल और वाष्प की फुहार निकलती रहती हैं। और इसे अनंत की घड़ी भी कहा गया है ओल्ड फेथफुल गेजर को। फिर आता है फ्यूमरोल या धुआंरे। जब मैग्मा के संपर्क में आधा हुआ भूमिगत जल जल्प वाष्प के रूप में धुएं की तरह धरातल से बाहर निकलता है। आधा भूमिगत जल जो है, मैग्मा के संपर्क में आया हुआ आधा भूमिगत जल जो है
ये जलवाष्प के रूप में धुएं की तरह धरातल से बाहर निकलता है तो उसे क्या कहते हैं, फ्यूम रोल या धुआंरा कहते हैं। जैसे अलास्का का जो कटमई क्षेत्र है यूएसए में, वहां पर 10,000 धुआंरों की घाटी है, इसलिए वो क्या कहलाते हैं, अलास्का का कटमई क्षेत्र 10,000 धुआंरों की घाटी कहलाता है या 10 सहस्त्र ध्रुव घाटी कहलाता है। दूसरा धुआंरा कहाँ पर है, हवाईयट धुआंरा, ये कहाँ पर है, न्यूजीलैंड में। अब अपन बात करते हैं विश्व में ज्वालामुखी के वितरण पर। सबसे ज्यादा ज्वालामुखी कहाँ पर आते हैं, पहला है प्रशांत ज्वालाव्रत या अग्निवलय, पैसिफिक फायर ऑफ रिंग बेल्ट कहा जाता है प्रशांत महासागर को, कि प्रशांत महासागर के चारों तरफ का परिधि क्षेत्र क्या कहलाता है, अग्निवलय के नाम से जाना जाता है। सबसे ज्यादा ज्वालामुखी विस्फोट यहाँ पर होता है। फिर आता है मध्य महाद्वीपीय पेटी, आइसलैंड के हेकला पर्वत से भूमध्य सागर, तुर्की, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत और म्यांमार होते हुए इंडोनेशिया तक का क्षेत्र क्या कहलाता है, मध्य महाद्वीपीय पेटी कहलाता है। यहाँ पर प्रशांत महासागर के बाद कम ज्वालामुखी का विस्फोट होता है। फिर आता है अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी, फिर आता है मध्य अटलांटिक कटक, फिर आता है अंतरा प्लेट ज्वालामुखी क्षेत्र। ये क्या होती है अंतरा प्लेट ज्वालामुखी क्षेत्र, जब किसी प्लेट के आंतरिक भाग के कमजोर स्थल से ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो उसे अंतरा प्लेट ज्वालामुखी कहते हैं। जिसे प्रशांत प्लेट के मध्य में हवाई द्वीप पर मोनोलोवा का ज्वालामुखी जो है ये अंतरा प्लेट ज्वालामुखी क्षेत्र कहलाता है। अंतरा प्लेट ज्वालामुखी की उत्पत्ति तप्त स्थल कौन कौन से हैं, हॉटस्पॉट स्थल। अब देखिए इसमें आप इसकी संकल्पना जो है इसे स्पष्ट किया गया है। इस संकल्पना का विकास मॉर्गन और टूजो विल्सन द्वारा किया गया है। किसकी संकल्पना का विकास, अंतरा प्लेट ज्वालामुखी की उत्पत्ति तप्त स्थल का जो अवधारणा दी गई है किसके द्वारा दी गई है, मॉर्गन और टूजो विल्सन के द्वारा दी गई है। ज्वालामुखी की उत्पत्ति के बारे में जानकारी देने वाला सबसे प्रमाणित सिद्धांत किसका है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का है, जिसमें ज्वालामुखी की क्रियाएं किस रूप में होती हैं, अभिसारी प्लेट के रूप में, अपसारी प्लेट के किनारों के सहारे। अभिसारी प्लेट जो है आमने सामने होती है और अपसारी प्लेट के किनारों के सहारे, पार्श्ववर्ती या संरक्षित प्लेट किनारों के सहारे ज्वालामुखी क्रिया नहीं होती है। तो ज्वालामुखी की उत्पत्ति के बारे में प्रामाणिक स्रोत कौन सा है, कौन सा सिद्धांत है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है। हेस और हैरिस ने दिया है ये सिद्धांत। प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत किसने दिया है, हेस और हैरिस ने दिया है। तो ज्वालामुखी की उत्पत्ति का सबसे प्रामाणिक स्रोत कौन सा सिद्धांत है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है। और पार्श्ववर्ती या संरक्षित प्लेट किनारों के सहारे ज्वालामुखी की क्रिया नहीं होती है। अब इसके बाद आता है, यह आपका ज्वालामुखी का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद अपन यूनिट 7 में मृदा पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।